नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछली कक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी का अगला सेशन लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से। प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। तो एनसीएफ 2005 में भाषा के कितने कौशलों की बात की गई है? एनसीएफ 2005 में भाषा के कितने कौशलों की बात की गई है? तो एनसीएफ 2005 में 4 भाषा कौशलों की बात की गई है। और वो कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। पहला कौशल है सुनना, दूसरा कौशल है बोलना, तीसरा कौशल है पढ़ना और चौथा कौशल है लिखना, यानी कि LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो एनसीएफ 2005 में कितने भाषा कौशलों की बात की गई है? तो एनसीएफ में 4 भाषा कौशलों की बात की गई है। पहला आपका सुनना, लिसनिंग, दूसरा बोलना, स्पीकिंग और तीसरा पढ़ना, रीडिंग और चौथा लिखना, राइटिंग। तो इन 4 महत्वपूर्ण कौशलों की बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कही गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान या हिंदी या मतलब किसी में भी, यहाँ से जो है प्रश्न उठ के सीधा सीधा बन जाता है कि निम्न में से भाषा का कौशल नहीं है, या भाषा सीखने के कौशल कौन कौन से हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, चलना, उतरना, इस तरह से दे देगा। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि ये भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितनी विधियों पर जोर दिया गया है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितनी विधियों पर जोर दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है बार बार, तो आप नोट डाउन कीजिए। नंबर 1 करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। नंबर 2 निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। और नंबर 3 परीक्षण विधि, यानी कि टेस्ट मेथड। और नंबर 4 सामूहिक विधि, यानी कि कलेक्टिव लॉ। और नंबर 5 है आपका मिश्रित विधि, यानी कि मिक्स्ड मेथड। ये महत्वपूर्ण विधियाँ दी गई हैं एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 इन महत्वपूर्ण विधियों पर जोर देता है, तो क्या बताया हमने आपको? नंबर 1 है करके सीखना, यानी कि लिसनिंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका परीक्षण विधि, यानी कि टेस्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ। और नेक्स्ट है आपका मिश्रित विधि, यानी कि मिक्स्ड मेथड। तो करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रण विधि, ये महत्वपूर्ण विधियाँ एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दी गई हैं, जो कि आपके शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सहायता करती हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक दिया गया है एनसीएफ 2005 के अंग, भाग, या इनको अध्याय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्याय भी बोलते हैं इनको। तो इसके अंतर्गत एनसीएफ के 5 भाग दिए गए हैं। नंबर 1 परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 सीखना, नंबर 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, नंबर 4 आपका विद्यालय व कक्षा का वातावरण, नंबर 5 व्यवस्थागत सुधार। तो ये महत्वपूर्ण जो हैं 5 अंग, भाग या अध्याय एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनके माध्यम से स्कूल की व्यवस्था को सुधार करना है। तो क्या दिया है आपका? नंबर 1 परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 सीखना और ज्ञान, सीखने का ज्ञान, और नंबर 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, महत्वपूर्ण है। और अगला है आपका विद्यालय व कक्षा का वातावरण। विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट व्यवस्था का सुधार, यानी कि व्यवस्था में सुधार किया जाए। तो ये 5 अंग हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में उठ के आ जाता है कि एनसीएफ 2005 का अंग नहीं है, या भाग नहीं है, या अध्याय नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं एनसीएफ 2005 की विशेषताओं के बारे में। एनसीएफ 2005 की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, देख लीजिए। कक्ष बाल केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रम में बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए।
और पाठ्यक्रम जो है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में शिक्षण कार्य की भाषा किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका अभिभावकों को समझाया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा न रखें, क्योंकि बच्चा उम्र के साथ ही निपुण हो सकता है। अगला, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्यार्थियों को दी जाने वाले शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट आपका बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। नेक्स्ट आपका सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। तो इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एनसीएफ की विशेषताएं। नंबर 1 क्या है? कक्ष बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जिससे बालकों का चहुमुखी विकास हो सके। क्या हो सके? चहुमुखी विकास हो सके, उस पर आधारित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा, ये क्या है? एनसीएफ 2005 का सूत्र है। क्या है ये? शिक्षा बिना बोझ। ये एनसीएफ का महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य किसमें होना चाहिए? उनकी मातृभाषा में होना चाहिए, यानी कि जो उनकी स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा है, उसी में जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट, अभिभावकों को समझाया जाए कि बच्चे छोटी उम्र में निपुण नहीं होते, यानी कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा ना रखें। बच्चा अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे सीखता जाता है और उस चीज़ में निपुण होता जाता है। तो इसलिए बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की इच्छा न रखें, क्योंकि बच्चा उम्र के साथ ही निपुण हो सकता है। आगे, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी कि मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, पर उसमें बुनियादी चीज़ें को शामिल किया जाए, जिससे बच्चा नई चीज़ें सीख सके, नवीन ज्ञान का सर्जन कर सके। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र में इम्पोर्टेंट है। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला आपका बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, यानी कि बच्चों को पुस्तकालय में स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर दें, यानी कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार जो है चुने कि पुस्तक को और उसे पढ़े। नेक्स्ट, सजा व पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए, यानी कि सजा और पुरस्कार इनका भी सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा शिक्षण अधिगम में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। अभी हमने आपको बताया पहले भी, शिक्षण अधिगम में केवल मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है सह शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों के अभिभावकों को शामिल किया जाए। इससे अभिभावकों को बच्चे के बारे में क्या होगी? जानकारी मिलेगी। विशिष्ट बच्चा, यानी कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शिक्षण अधिगम में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। किसका किया जाए? मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है आपसे। मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। अगला है सह शैक्षिक गतिविधियों में, यानी कि बच्चे की जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उसमें अभिभावकों को शामिल किया जाए, जिससे अभिभावक को बच्चे के ज्ञान के बारे में, रुचि के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सह शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थी के अभिभावकों को शामिल किया जाए, इससे अभिभावक को बच्चे के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। तो क्या है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाए। क्या किया जाए? दोनों को एक साथ कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। अब चाहे बच्चा कमज़ोर पृष्ठभूमि से हो, प्रतिभाशाली हो बच्चा, प्रतिभाशाली हो या फिर विकलांग हो। तो सभी को क्या करना है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों से भेदभाव नहीं करना है। उनको समान रूप से एक ही तरह से समावेशन करके साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं एनसीएफ 2005 के सुझावों के बारे में। एनसीएफ 2005 ने क्या सुझाव दिए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो पहला पॉइंट है हमारा, विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए सहायक किताबों सहित बुनियादी भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, विद्यालयों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो। नेक्स्ट, ऐसे फर्नीचर का निर्माण किया जाए जिसमें बालकों को बैठने में असुविधा न हो। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट, बस्ते के बोझ को कम किया जाए क्योंकि विशाल पाठ्यक्रम में मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका समय सारणी ऐसी हो जिसमें छात्रों को पर्याप्त अवकाश और खेलने का समय मिल सके। चलिए एक बार फिर रिविजन करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था हमारा कि बाल को विद्यालय में पढ़ने और लिखने के लिए सहायक किताबों सहित बुनियादी भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। यानी कि विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए जो सहायक किताबें हैं उनको जो है बुनियादी भौतिक संसाधनों सहित कमी को पूरा किया जाए। नेक्स्ट, विद्यालय में पीने के पानी की शुद्ध पीने के पानी की जो है उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे फर्नीचर का निर्माण किया जाए जिसमें बालकों को बैठने में असुविधा न हो और वो सही ढंग से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए, उनकी मातृभाषा में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बस्ते के बोझ को कम किया जाए। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि एनसीएफ का सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। तो क्योंकि क्या है कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकें प्रणाली शिक्षा की असफलता का प्रतीक है। यानी कि बच्चा इससे मतलब अपनी रुचि नहीं रख पाता है। जब मोटी मोटी किताबें देखता है तो एक बोझ अपने आप पे समझता है। तो इसलिए बस्ते का बोझ कम किया जाए और विशाल पाठ्यक्रम में मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता पर है, यानी कि इनको हटाया जाए। नेक्स्ट, समय सारणी ऐसी हो जिसमें छात्रों को क्या है पर्याप्त मात्रा में अवकाश और खेलने का समय मिल सके। यानी कि समय सारणी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंतर्गत बालक को पढ़ने का, खेलने का और अपनी एक्टिविटी करने का एक निश्चित समय मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण हो और उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बालक को शिक्षा मूल्यों का उपदेश देकर नहीं बल्कि शिक्षा अच्छा वातावरण उपलब्ध कराकर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूचना को ज्ञान न माना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण सूत्रों का शिक्षक द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे विद्यार्थियों की परिभाषा या विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव किया जाए। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, रिवीजन कर लेते हैं। बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय। देखिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय को निर्माण करना चाहिए और वह उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बालक को शिक्षा मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, बालक को जो शिक्षा उपलब्ध कराई जाए वो उनका मूल्यों का उपदेश देकर नहीं बल्कि शिक्षा अच्छा वातावरण देख करके उपलब्ध कराई जाए। यानी कि शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट, सूचना को ज्ञान न माना जाए। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना है तो उसको ज्ञान ना माना जाए। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों का शिक्षक द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ऐसी कैसी आती है, शिक्षण सूत्रों का शिक्षक द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनकी रुचि जिज्ञासा का पता चल सके। नेक्स्ट, अच्छे विद्यार्थी की परिभाषा या लोगों की विद्यार्थी की धारणा में बदलाव किया जाए। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस द्वारा अपने मौलिक विचारों का शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। इम्पोर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालकों की पाठ्यचर्या का निर्माण बालक के चौमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। नेक्स्ट है, मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। नेक्स्ट है, शारीरिक दंड, मारना पीटना और तकलीफ मुद्रा में खड़े रहना या बैठने की सजा पर पूर्णतः रोक लगे जाए। नेक्स्ट है, कल्पना तथा मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को भी महत्व दिया जाए। नेक्स्ट है, नवाचार को बढ़ाया जाए, यानी कि नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपकी सीधे सीधे परीक्षा में आती हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि बालकों की पाठ्यचर्या का निर्माण बालकों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया जाए। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों का
चहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में समावेशी शिक्षा है। समावेशी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कोई बालक कमज़ोर है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई विकलांग है, तो अलग अलग क्षेत्र से जो है बच्चे आते हैं, तो उन सभी बच्चों को, सामान्य बच्चा है या विशिष्ट बच्चा है, सभी को एक साथ समावेशित करके उनको शिक्षण कार्य कराया जाए। नेक्स्ट है मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर और उनकी योग्यता के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शारीरिक दंड। शारीरिक दंड मारना, पीटना, तकलीफ दे मुद्रा में खड़े रहना या बैठने की सजा पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। यानी कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड, मारना, पीटना और तकलीफ दे मुद्रा में खड़े रखने पर और बैठने की सजा पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। यानी कि अब विद्यार्थी बच्चों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, तकलीफ दे मुद्रा में खड़ा नहीं करेंगे, तो इस पर रोक लगाने के लिए एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट है कल्पना तथा मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि बच्चों के कल्पना और मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को भी महत्व दिया जाए, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा में जैसे कंप्यूटर को शामिल किया जाए। इस तरह की बात एनसीएफ 2005 के अंतर्गत की गई है। और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य के बारे में। तो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ बाहरी शिक्षा से जोड़ना। नंबर 2 है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन और सतत मूल्यांकन पर जोर देता है। नेक्स्ट है ज्ञान बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य एनसीएफ 2005 के द्वारा दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 के द्वारा ये उद्देश्य दिए गए हैं। तो क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए और उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ बाहरी शिक्षण से भी जोड़ा जाए, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और उनको स्कूल के बाहरी शिक्षा के ज्ञान के साथ भी जोड़ना है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 मूल्यांकन के लिए नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन और सतत मूल्यांकन पर भी जोर देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ज्ञान कैसा होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम। तो करिकुलम क्या है कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के शब्द करिकुलम शब्द से बना है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपकी परीक्षा के लिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ध्यान रखिएगा, करिकुलम का ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि करिकुलम का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है इसका अर्थ, दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें हमने बताया आपको पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। और यहाँ पे प्रॉबल साहब ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, इसे ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जीवन के गुणों का सार है। क्या है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जीवन के गुणों का सार है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो फ्राबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जीवन के गुणों का सार है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए यहीं पर समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का और मिलते हैं जल्दी ही आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और आप निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर हैं और आप निश्चित ही सफल होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ करते हैं आज की क्लास का समापन और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।